गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक चीज क्लियर कर दूं, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होती अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सोचो जरा, मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, पानी में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है और रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सब चीजें जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, इनके पीछे के साइंटिफिक रीजन समझेंगे। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? सबसे पहली चीज जो मिलेगा आपको सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स, दूसरी चीजें स्टेप बाय स्टेप डायग्राम, तीसरी चीजें जो आपको मिलेंगी न्यूमेरिकल्स विदाउट फियर, चौथी चीजें एग्जाम फोकस्ड, बोर्ड एग्जाम फोकस्ड, साथ ही साथ नीट एंड जेईई मेंस के सिलेबस भी यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको क्या करने हैं, आपको एक चीज करने हैं कि एक नोटबुक ले लेना है, एक पेन लेके बैठना है और माइंड लेके बैठना है। वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखेंगे और प्रॉपर रिवीजन करके चीजें आएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले जो हम चीजें जानेंगे इसमें वो है लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, है ना, क्योंकि हम लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइट के बारे में जानना जरूरी है। लाइट क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसी रेंज के वेवलेंथ को हम लाइट कहते हैं। तो जरा लिखिए लाइट, it is an electromagnetic wave with wavelength of range 4000 angstrom to 7000 angstrom, to which eye is sensitive is called light। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ रेंज 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रम है ना। इसी रेंज में हमारी आंखें, इसी वेवलेंथ को हमारी आंखें देख पाती है, जिसे हम लाइट कहते हैं। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट नहीं होती। 4000 से कम वाले वेवलेंथ लाइट नहीं कहलाएगी, 7000 से ज्यादा वाले वेवलेंथ वाली चीजें रेडिएशन लाइट नहीं कहलाएंगी। इसके बीच में जो लाइट करेगा वही लाइट कहलाएंगे। तो समझ में आया क्या लाइट क्या होता है? ये एक बेसिक सा डेफिनेशन था। इसके अलावा लाइट के बारे में, लाइट डुअलिटी फॉलो करता है। ये क्या होता है? तो पहले लिख लीजिए, लाइट हैज डुअल नेचर। क्या मतलब है इसका सर? लाइट हैज डुअल नेचर का मतलब ये है, लाइट पार्टिकल की भी तरह बिहेव करती है और सेम टाइम में वेव की भी तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो ये चीज है। इट मीन्स, यहां पे लिखिए, इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। लाइट के पास दोनों बिहेवियर होते हैं। लाइट पार्टिकल की भी तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है। लाइट के पार्टिकल्स का क्या नाम है? फोटोन। तो यहां पे लिख लीजिए, है ना, पार्टिकल्स ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। लाइट के पार्टिकल का क्या नाम है? फोटोन नाम है ना, फोटोन नाम है। ओके सर, इतना लिख डालिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। लाइट के पार्टिकल को कहा जाता है फोटोन। और फोटोन के बारे में जरा देखो, है ना, फोटोन क्या होता है जरा देखो। फोटोन हमें पता चल गया, फोटोन जो है लाइट के पार्टिकल्स हैं, फोटोन। और फोटोन के पास मास कितना होता है अगर पूछे? मास ऑफ फोटोन। तो फोटोन के पास मास नहीं होता, ठीक है, जीरो होते हैं। मास ऑफ फोटोन इज जीरो। मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन लाइट के पार्टिकल को कहा जाता है और लाइट के पार्टिकल का मास कितना होता है? जीरो। जिस ऑब्जेक्ट का मास जीरो होता है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लगभग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ फोटोन यानी लाइट की स्पीड ऑफ फोटोन बोले तो
लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में या एयर में? सेम होती है लगभग। स्पीड ऑफ फोटोन इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नोट डाउन कर लीजिए और अब हेडिंग लगाइए। ये लाइट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड formation of image by plane mirror formation of image by plane mirror। इसमें सबसे पहले इस टॉपिक में जो सबसे पहला चीज हम देखेंगे वो देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हेडिंग लगाइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखिए इसमें। when a beam of light strikes a surface, a part of it return into the same medium and those rays which return into the same medium is known as reflection of light। समझ में आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जरा डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या कह रहा है? व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ सरफेस। बीम ऑफ लाइट मतलब एक साथ बहुत सारे लाइट है ना, एक साथ बहुत सारे लाइट है ना। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ सरफेस, जब बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो उनके कुछ पार्ट, टोटल नहीं, कुछ पार्ट क्या होता है? रिटर्न हो जाते हैं सेम मीडियम में, है ना। सेम मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं और वही रेज जो सेम मीडियम में रिटर्न होता है उस रेज को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और इस पूरे फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस पूरे फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। इतना नोट डाउन करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? इतना नोट डाउन करिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीजें बताने वाले हैं। चलिए, इतना आपने कर लिया होगा। हम इरेज कर रहे हैं, यहां से हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जरा डायग्राम से समझिए, है ना। डेफिनेशन से हम समझ गए, डायग्राम जरा देखिए। मान लीजिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है ये? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या मिरर है। यहाँ पे बहुत सारे बीम ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं एक साथ, है ना। ये सारे के सारे बीम ऑफ लाइट है जो इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। फिर यही लाइट वापिस, इसके कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे? वापिस हो जाएंगे सेम मीडियम में। इसके कुछ पार्ट ही वापिस होंगे किसमें? सेम मीडियम में। मान लीजिए 3 आया, 2 ही रिफ्लेक्ट हुई, 2 लाइट रेज क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। 3 आए, 2 लाइट रेज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि रिटर्न बैक हो गया। 3 यहाँ से आ रहे हैं और 2 दिख रहे हैं कि रिटर्न बैक हो गया है सेम मीडियम में। जिस मीडियम से ये लाइट रेज आए थे उसी मीडियम में ये दूसरे ये जो है स्ट्राइक होकर वापिस आ गया, है ना। वापिस उसी मीडियम में है। तो ये वाले लाइट रेज को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। इस वाले लाइट को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। और इस पूरे फेनोमेना को कहेंगे रिफ्लेक्शन। इस पूरे फेनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसे इरेज कर रहे हैं। ओके सर। चलिए, अब जो है एक चीज समझते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी फेनोमेना है कि हमारे आसपास जो भी चीजें रखी हुई हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं हमारे आसपास, वो दिख जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना।
अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट दिखेंगे नहीं, है ना। रिफ्लेक्शन होना जरूरी है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और सबसे पहली कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्शन तो होनी चाहिए और साथ साथ ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट रेज हमारी आंखों तक भी पहुंचनी चाहिए। यानी जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उससे वापस आते हैं और लाइट रेज वापस आते हैं और वो लाइट रेज अगर हमारे आंख तक पहुंच जा रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कोई भी चीजें हमें विजिबल हो जाती हैं, कोई भी चीजें क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। ओके, तो ये चीजें लिख लीजिए, है ना। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, different things can be visible, can be seen by eyes. We can see those object in which light enter in eyes from object। यानी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट अगर हमारे आंख तक एंटर होते हैं, आंख तक पहुंचते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ओके, ये चीजें लिख डालिए। आई होप के समझ में आ गया होगा चीजें, है ना। मैं इरेज कर रहा हूं इसे। तो देखने का कंडीशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम तभी देख सकते हैं जब उस पर पहली चीज लाइट स्ट्राइक होनी चाहिए, लाइट स्ट्राइक होके वापस आनी चाहिए, और वापस अगर आ रहे हैं तो हमारे आंख तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मान लीजिए, है ना, अगर हम बाहर की चीजें, मान लीजिए हम घर के अंदर, है ना, रूम के अंदर लेक्चर ले रहे हैं और आप रूम के अंदर पढ़ रहे हो बैठ के, क्या दीवार के उस तरफ वाली चीजें आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। उधर हालांकि लाइट होगी, है ना, रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन, उसकी लाइट रेज हमारी आंख तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए हम बाहर की चीजें नहीं देख सकते, है ना। रूम में रखी हुई चीजों को हम देख सकते हैं आराम से, क्योंकि इस पे पड़ने वाली लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तो इसलिए इसे हम प्रॉपर देख सकते हैं। ओके, चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो है हेडिंग लगाओ मिरर के बारे में, है ना। मिरर क्या होता है, मिरर, या उससे पहले 2-4 पॉइंट और लिखो। एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके पास खुद की लाइट हो, है ना। जिसके पास खुद की लाइट होती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। जैसे सन के पास खुद की लाइट है, ल्यूमिनस बॉडीज है। जैसे बल्ब लगी हुई जो है ना, बल्ब ल्यूमिनस बॉडीज है, ठीक है, ल्यूमिनस बॉडीज है, इसके पास खुद की लाइट है ना, उसे हम ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। और ल्यूमिनस बॉडी जो होती है, जो भी ल्यूमिनस बॉडी होती है, उसे डायरेक्टली हम देख सकते हैं, क्योंकि उससे आने वाली सारी के सारी रेज हमारे आंख तक पहुंच जाती है ना, हम डायरेक्टली देख सकते हैं ल्यूमिनस चीजों को। ओके, चलो लिखो। इट हैज इट्स ऑन लाइट, यानी इस भाई साहब के पास खुद की लाइट होती है। एंड कैन सी डायरेक्टली, और इसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके सर। एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके पास खुद की लाइट ना हो, किसी दूसरे की लाइट की को रिफ्लेक्ट करके वो चीजें दिखती हैं, है ना। किसी दूसरे के लाइट उस पर पड़ती है, कोई दूसरा सोर्स से लाइट उसके ऊपर पड़ता है, पढ़ने के बाद वो रिटर्न बैक होते हैं, और वो रिटर्न बैक होने के बाद हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट हैज, ऐसे लिख लो, दिस ऑब्जेक्ट हैज नो लाइट ऑफ themselves and can be seen only when they reflect light, from other source,
अदर सोर्स, ठीक है। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती। इसे हम तभी देख सकते हैं जब दूसरे सोर्स से इस पे पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए, ठीक है। क्लियर, आई होप कि क्लियर होगा। डेफिनेशन बहुत आसान है ना, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलिए इतना लिख डालिए, है ना। अब बात करते हैं मिरर क्या होता है, इतना लिख दीजिए, है ना। मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ मिरर के बारे में, है ना। मिरर क्या होते हैं। आइए मिरर के बारे में समझते हैं। मिरर लिखिए, it is few mm millimeter, it is few mm thick glass plate, it is few mm thick glass plate, one surface of mirror, one surface of mirror is polished, high degree of smoothness, high degree of smoothness, high degree of smoothness. One surface of mirror is polished to high degree of smoothness, यहाँ टू लगा लीजिएगा, to high degree of smoothness, to high degree of smoothness, high degree of smoothness, and high degree of smoothness, and this form front surface of mirror, this form front surface of mirror, and other surface that is backward surface, back surface is silvered, silvered का मतलब होता है that is silver, mercury and some suitable material is deposited क्या है जरा देखिए। मिरर का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान चीज है। मिरर एक फ्यू mm थिक ग्लास प्लेट है। मिरर क्या होता है, ग्लास प्लेट होते हैं। इसके जो पहला सरफेस फ्रंट सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग होता है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो कैसे होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस, है ना। पॉलिश्ड की होती है, हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस होते हैं, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस होते हैं। इस तरह से फ्रंट सरफेस बनता है मिरर का। और जो बैक सरफेस होता है या अदर सरफेस होते हैं, इसे सिल्वर्ड किया जाता है। सिल्वर्ड करने का मतलब क्या होता है, सिल्वर्ड करने का मतलब होता है कोई सुइटेबल मटेरियल को इसके पीछे डिपोजिट करना, मिरर के पीछे कोई सुइटेबल मटेरियल को डिपोजिट करना। वो सिल्वर भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकते हैं। सिल्वर्ड का मतलब सिर्फ सिल्वरिंग करना नहीं, सिल्वर की परत चढ़ाना नहीं। सिल्वर्ड का मतलब होता है सिल्वर को डिपोजिट करना या फिर मरकरी को या फिर कोई सुइटेबल मटेरियल को मिरर के पीछे डिपोजिट करना, ठीक है। उसे कहा जाता है सिल्वर्ड करना। क्या कहा जाता है, सिल्वर्ड करना। आई होप के समझ में आ गया होगा। मिरर का कोई भी डेफिनेशन पूछेगा तो ये पॉइंट देखिएगा, है ना। मिरर क्या होता है, फ्यू mm थिक ग्लास प्लेट होते हैं। क्या होते हैं, फ्यू mm थिक ग्लास प्लेट होते हैं। उसके फ्रंट सरफेस जो होते हैं वो हाईली पॉलिश्ड होते हैं, काफी स्मूथ की जाती है, ठीक है। और इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस सरफेस से लाइट एंटर होती है और इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस सरफेस से लाइट एंटर होती है ना, इस सरफेस से लाइट एंटर होती है और इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ओके, वेरी गुड। इतना लिखिए पहले, ठीक है। इस सिल्वरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, इस सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, है ना, जो मिरर बनाने वाला होता है वो क्या करता है, पीछे कोट कर दिया जाता है ओपेक मटेरियल का, ताकि सिल्वरिंग खत्म ना हो, है ना। पीछे वाला जो परत कोट किया गया है मरकरी का या सिल्वर का, वो खत्म ना होने लगे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई ओपेक मटेरियल पीछे लगा देते हैं मिरर का। तो चलिए इतना लिख डालिए। आई होप के समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत इजी चीजें हैं।
चलिए भाई देखिए आगे, तो यहाँ पे एक और लाइन इसमें लिखिए, टू प्रोटेक्ट सिल्वरिंग opaque material is coated opaque material is coated, इतना लिख डालिए, है ना। opaque material क्या किया जाता है, कोट किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है ताकि सिल्वरिंग खत्म ना हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, वेरी गुड, यहां तक लिख लीजिए। एक और लाइन लिखिए, है ना, इसमें एक और लाइन लिख लीजिए, लाइट एंटर फ्रॉम स्मूथ सरफेस से लाइट एंटर होता है, लाइट एंटर फ्रॉम स्मूथ सरफेस। ओके सर, लाइट किधर से एंटर होता है, स्मूथ सरफेस, और रिफ्लेक्ट किधर से होते हैं, जहां पे हमने कोट कर रखा है सिल्वरिंग, है ना, बैक सरफेस है। एंड रिफ्लेक्ट, यहां पे लिख लीजिए, एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस, ध्यान रखिएगा, सिल्वर्ड सरफेस से लाइट वापिस आती है, रिफ्लेक्ट होती है और एंटर होती है स्मूथ सरफेस से। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, है ना, ये मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसे। अब हमें देखना है कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, कितने तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखने जा रहे हैं, है ना। लिखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, है ना, टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, ये क्या होते हैं, जरा लिख लो इसके बारे में। इट अकर रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर व्हेन सरफेस इज स्मूथ, है ना, इज स्मूथ। सरफेस जब स्मूथ होता है तब वहां पे क्या, कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे ये सरफेस, मान लीजिए कोई मिरर है ना, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ऐसा मान लीजिए ये क्या है, प्लेन मिरर बना रहा हूं, और पीछे ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये सिल्वरिंग दिखा रहा हूं, पीछे क्या दिखा रहा हूं, मिरर का सिल्वरिंग, और इधर ऊपर जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अगर कोई भी रिफ्लेक्शन ऐसे स्मूथ सरफेस से होगा ना, स्मूथ सरफेस से होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएंगे। कैसा रिफ्लेक्शन होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होंगे, है ना। ठीक है, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी वो पैरेलल हो जाएगी आपस में। ठीक है, उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ओके, चलिए दूसरा जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, रफ सरफेस पे, है ना। कहां पे होंगे ये, रफ सरफेस पे। तो लिखिए, इट अकर्स when surface is rough। सरफेस जब रफ होते हैं वहां पे किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। सरफेस जैसे वॉल, है ना, वॉल जो होते हैं, घरों की दीवारें, है ना, वॉल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उस पे जो रिफ्लेक्शन होता है इर्रेगुलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सरफेस रफ होते हैं। और यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल मिरर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल डालना चाहो तो एग्जाम्पल में मिरर लिख सकते हो आप, है ना। मिरर पे कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। और यहाँ पे आप डाल सकते हो एग्जाम्पल में वॉल, है ना, वॉल पे होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए इतना लिख डालिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में, इतना नोट डाउन करिए सबसे पहले। ओके सर, कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं, 1 2 3। चलिए अब जरा हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये सारी चीजें अभी हमने बताया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, ठीक, मिरर क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने जनरल चीजें डिस्कस कर लिया, है ना। लाइट क्या होते हैं, ताकि हमें ना एक ऐसा मान लीजिए प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से चीजें आसानी से समझ में आए। ये हमने आपके लिए एक बेस तैयार कर दिया, अब चीजें यहां से जल्दी जल्दी हो जाएंगी। चलो हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लिखिए रिफ्लेक्टेड लाइट या रेज, रिफ्लेक्टेड रेज obeys two laws, two laws। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होते हैं वो दो लॉज ओबे करते हैं, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कितने लॉज ओबे करते हैं? दो लॉ, उसी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सबसे पहला लॉ क्या होता है इसका? फर्स्ट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane। पहला लॉ ये होता है, अभी समझाते हैं इसको। सेकंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है जरा समझो। मान लो ये मिरर है मेरे पास, है ना, ये क्या है? मिरर है, और इधर मैंने पॉलिश कर रखा है। ओके सर, ये मैंने पॉलिश कर रखा है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, एक जो भी ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, उससे जो रेज निकलते हैं ना, हर एक डायरेक्शन में निकलते हैं, बहुत सारे रेज निकलते हैं हर एक डायरेक्शन। हमें क्या करना होता है, उनमें से कुछ रेज की स्टडी हम कर रहे हैं सिर्फ, है ना। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है, ये रेज है। जो रेज आ रही होती है सोर्स से निकल के, उस रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज, आने वाली रेज, है ना। सोर्स से अगर कोई रेज आके मिरर के सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इस रेज को हम कहेंगे इंसिडेंट रेज। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेज कहेंगे। ओके सर, ये हमारे लिए क्या हो गया? इंसिडेंट रेज हो गया, इंसिडेंट रेज। और एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है? नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या मिरर से, है ना। मिरर के ऊपर कैसा होता है? ये परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल वो लाइनें होती हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है मिरर के सरफेस से, है ना। मिरर के सरफेस से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। और नॉर्मल कहां से हम पास करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया है ना, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर ये लाइट जो इंसिडेंट हुआ है या स्ट्राइक हुए हैं इस पॉइंट पे, यही लाइट रेज वापिस इसी मीडियम में क्या हो जाती है? वापिस आ जाती है ना। यही लाइट रेज इस मीडियम में क्या आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं, है ना, वापिस आ जाते हैं। जो सेम मीडियम में लाइट रेज वापिस आ जाते हैं, इसी को हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं, है ना। ये हमारे लिए रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। ओके सर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है ये, है ना। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये हमारे लिए क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल, ठीक है सर, नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी ये बोर्ड वाले प्लेन में ही लाई करेंगे। ये पहला लॉ है ना, जो कि लाइट फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो सबके सब एक ही प्लेन में होगा, ऐसा कोई भी रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। ओके, कोई भी लाइट रेज ये नियम फॉलो करते हैं। उसके अलावा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल जो होता है ना, ये वाली एंगल, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इसे एंगल आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाते हैं। और वहां पे दूसरा एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाली एंगल, ये वाली एंगल है, इन दोनों के बीच में बनने वाला, हाँ, इसे एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये दोनों बराबर होंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होंगे, ठीक है। ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम है। और जब भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है तो यही लॉज फॉलो करेंगे, यही लॉज क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, है ना। चलिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। चलिए, आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ही आसान चीज है। चलो भाई, जरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो टर्म है ना, उसे लिख लेते हैं। जैसे इंसिडेंट रेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, वो लिख लीजिए। लिखिए जरा इंसिडेंट रेज के बारे में। इंसिडेंट रे, लाइट स्ट्राइक्स, लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर
पे स्ट्राइक होती हैं उसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। इंसिडेंट रेज क्या होती है? जो लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। ओके, इसके अलावा एक और था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द मिरर, ऑन द सरफेस on which incident ray strikes। वो पॉइंट सरफेस के ऊपर जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रहे हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके सर। अब रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है ये तो आपको पता है, फिर भी लिख लो एक बार। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? दोज लाइट रेज, है ना, लिख लीजिए इधर। दोज लाइट रेज ऑब्जर्व्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन is known as reflected ray। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? वो लाइट रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हमें दिखती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए, आपने कर लिया होगा। चलो मैं इरेज करने जा रहा इसे, ठीक है। इंसिडेंट रे समझ में आ गया, है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी समझ में आ गए, रिफ्लेक्टेड रेज भी समझ में आ गए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलिए लिखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? those angle formed by incident ray with normal। वो एंगल जो इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चलिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी लिख लीजिए। दोज एंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर, है ना। और इसमें भी लिख लीजिए, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल आई से, है ना। कहीं पे लिख लीजिए, इट इज रिप्रेजेंट बाय एंगल आई, है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर, ये लिख लीजिए। अच्छा, नॉर्मल का भी डेफिनेशन लिख लेना है ना। इसे पहले इरेज कर देता हूं, आप इतना नोट डाउन कर लो। नॉर्मल रह गया, उसको भी देख लेते हैं ना। चलिए, नॉर्मल लिखिए। नॉर्मल का डेफिनेशन लिखिए। तो नॉर्मल, द लाइन ड्रॉन perpendicular to the surface is known as नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। वो लाइट रेज, वो मतलब लाइट रेज नहीं, वो लाइन जो कि किसी सरफेस का यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हम डालते हैं उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। और परपेंडिकुलर क्या लिखा है? द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
है ना। हम कहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे करते हैं। मान लीजिए ये है सरफेस हमारा, है ना, ये कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके सर, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमें नॉर्मल डालना है, तो नॉर्मल डालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे आप एक लाइन जो है ना, आप यहाँ पे एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इससे पास कर दीजिए। ये जो हो जाएंगे, ये देखिए परपेंडिकुलर मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। पास कहाँ से हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो इस लाइन को हम क्या कह देंगे, नॉर्मल कह देंगे। इस लाइन को क्या कह देंगे, नॉर्मल कह देंगे। मान लीजिए कभी मिरर ऐसा होगा, है ना, कभी मिरर ऐसे होंगे, ठीक है। और इंसिडेंट रेज मान लीजिए इस तरह से आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, इंसिडेंट रेज इस तरह से आ रहे हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। नॉर्मल अगर डालना है तो नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस के मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होंगे और वो पास होंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है, मिरर के सरफेस के साथ। क्लियर कहानी। और नॉर्मल देख लीजिए, अगर कोई कर्व सरफेस होगा, मान लीजिए कर्व सरफेस या सर्कल है, कोई स्फीयर है ना, स्फीयर के पास सेंटर होता है, बोलो हाँ, सेंटर होते हैं। ओके, स्फीयर पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, स्फीयर पे नॉर्मल हम जब ड्रॉ करते हैं तो कोई भी लाइन आप खींच दीजिए इस स्फीयर के ऊपर, है ना, कोई भी लाइन खींच दीजिए, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि वो सेंटर से पास हो रहा हो। किससे पास हो रहा हो, सेंटर से। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ और ये भी सेंटर से पास हो रहा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, है ना। अगर यहाँ से हम कोई लाइन पास कर रहे हैं, मान लीजिए ये भी सेंटर से पास हो रहा है, ये लाइन सेंटर से पास हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास। यानी प्लेन सरफेस पे नॉर्मल तो हमें दिख जाता है कि कैसे हमें पास करना है। अगर कोई सरफेस कर्व हो तो उसका सेंटर देखो और सेंटर से एक लाइन पास कर दो, सेंटर से एक लाइन पास कर दो, और वो जो लाइन होगी ना, इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना होगा, और उसी को हम क्या कह देंगे, नॉर्मल कह देंगे। क्या कह देंगे, नॉर्मल कह देंगे। ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कैसा भी सरफेस आएगा नॉर्मल बना लेना है ना। ऐसा सरफेस आएगा तो नॉर्मल आसान है, ऐसा सरफेस नॉर्मल आसान। अगर कोई कर्व सरफेस है ना, टेढ़ा मेरा सरफेस आ गया, तो उसका सेंटर ढूंढिए और लाइन सेंटर से पास कर दीजिए। लाइन कहां से पास कर दीजिए, सेंटर से पास कर दीजिए, और वही लाइन नॉर्मल कहलाएगा, है ना। उस कर्व के ऊपर क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। नोट डाउन कर लो इसे। चलिए हम इरेज कर रहे हैं, ये भूलिएगा नहीं, आगे यूज करेंगे, है ना। स्फेरिकल मिरर में ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ये सब भूलिएगा नहीं। चलो भाई, नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस का, और वो पास हो रहे होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बात खत्म। ये सारी चीजें हो गया। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया। इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन सेम प्लेन। सारे के सारे कहां लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकंड लॉ है ना। कोई भी लाइट रेज ये लॉ फॉलो करता है ना, रिफ्लेक्शन के लिए यही लॉज फॉलो करते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं इसके ऊपर, है ना, एक सवाल ले लेते हैं, लिखिए। इसमें सवाल ये है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड सवाल है, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे एंड ऑल्सो फाइंड एंगल between इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए जरा। ये फिगर दे रखा है इतना सा, हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, और फिर आपसे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। इस फिगर को कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद जब फिगर का रिफ्लेक्टेड रे आप बना लोगे तो एंगल भी बताने हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में क्या एंगल बन रहे हैं, ठीक है। सवाल सॉल्व करिए सबसे पहले, वीडियो पॉज करके। अब मेरा सॉल्यूशन देखिए, मैं इसी के ऊपर सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। रिफ्लेक्टेड रेज जब बनाऊंगा तो आपको पता है ये क्या फॉलो करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रेज है ना, ये इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होगा, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेज जो एंगल बना रहे हैं वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। यानी सरफेस नॉर्मल से लेकर सरफेस तक का कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, और इतना सा 30 दिया है, बाकी बचा हुआ क्या होगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे, है ना। हमें पता है कि जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। परपेंडिकुलर का मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं।
अगर मुझे इंसिडेंट रेज का पता है कि ये सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो भी यहां से पास करेंगे 60 डिग्री एंगल बना के, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो मेरा जो रेज होगा रिफ्लेक्टेड वो भी पास ऐसे ही होंगे, है ना। ये मैंने सेकंड का जवाब दे दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल का जवाब, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक, ओके सर, 90 यानी 60 डिग्री आ गया। सेकंड हमने ड्रॉ कर दिया लाइन, है ना। ड्रॉ, जब भी हम रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, दिमाग में डाल लीजिए ये पॉइंट। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि आई कितना है? 60 डिग्री। ठीक है सर, ये आ गया। ठीक, 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल पूछा गया हमसे, ये एंगल पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम निकाल लेते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएंगे, मान लीजिए इसे मैं एंगल थीटा क्या दूं? थीटा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आर। ये करना पड़ेगा, एंगल आई भी 60 है, एंगल आर भी 60 है, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, है ना। इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, वो आंसर है अपना। चलो भाई, इतना नोट डाउन कर लो, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, है ना। पहले आप नोट डाउन कर लो, है ना, ये चीजें नोट डाउन कर लो आराम से, वीडियो पॉज करके। हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। चीजें अगर समझ में आई हो तो जरूर ये सारी चीजों को रिवाइज करना, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।